खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अप्रैल की 16 तारीख सन 2025 बुधवार का दिन है। सुबह के 8:38 का वक्त हुआ चाहता है। मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्ब वादा आपके सामने प्रोग्राम सलाम जेके की ताज़ा तरीन नशरियात लेकर। प्रोग्राम सलाम जेके में हर उस खबर पर हमारी नज़र रहती है जो इंतहाई अहम और सुर्खियों में बनी रहती है। आज भी ख़बरें बड़ी अहम और दिलचस्प है। पल पल का आपको अपडेट करेंगे, एनालिसिस खबरों का करेंगे, तज्जिया करेंगे, तबसरा करेंगे, रिपोर्टर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और साथ साथ फिर आपकी और हमारी गुफ्तगू भी होगी। 9:50 के आसपास, यानी आखिरी 10 मिनट हम आपके साथ देंगे जब हमारी फ़ोन लाइन्स ऑन होंगी और हम आपके साथ बात करेंगे, गुफ्तगू होगी और मामलात और मसाइल को हल करने की एक छोटी सी कोशिश जो हम कर रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि एक तरफ से वक्त मामला तो चल ही रहा है, लेकिन मुख्तलिफ स्कूलों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। कौन से स्कूल होंगे जहाँ पर शिकंजा कसा जाएगा उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर आएंगे तो 2 अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। ये अलर्ट्स कहाँ पर है वो भी आपको बताएंगे। और दिल्ली हनूज़ दूर है, ये बात हम क्यों बता रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा कि दिल्ली अगर दूर है तो कहाँ पर यह दूर है। सियासी उफ़क़ पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है, क्या कुछ मामलात हैं, मसाइल हैं, उस पर भी बात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक आप हमारा साथ देंगे। फटाफट से आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करेंगे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी आएंगे ताकि हर पल आप खबरों से बाखबर रह सके। तो फिलहाल प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है और सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। आज आसिफ रशीद आपके सामने सबसे पहले आएंगे हिस्ट्री ऑफ द डे लेकर, उसके बाद खबरों का पिटारा खुलेगा, एक के बाद एक बड़ी खबर से आपको जरूर बाखबर करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज अप्रैल की 16वीं तारीख है, साल 2025 ग्रेगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। आज के दिन की अहमियत पर ज़रा आपको चंद एक मालूमात हैं वो आप तक पहुंचानी है हिस्ट्री ऑफ द डे में, और उसके बाद आज के मौज़ूआत पर सीधा जाएंगे। 1919 में जलियांवाला बाग कत्लेआम केस में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने उपवास का ऐलान किया और ये तमाम उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा था जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 को होने वाले कत्लेआम में मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की थी। 2008 में लंदन में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्मे की नकाब कुशाई आज ही के दिन अप्रैल की 16 तारीख को हुई। 2013 में ईरान में आज के दिन तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया जिसमें 37 अफराद की हलाकत की तस्दीक सरकारी तौर पर हुई, जबकि 10,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी या मुतासिर हुए। 2012 में सीरिया या शाम में तनाज़े के अंदर 55 अफराद की मौत हुई और आमने सामने आकर 2 गिरोहों ने एक दूसरे पर गोलियां चलाई और इसके बाद बच्चों की अमवात का एक सिलसिला भी पूरे मुल्क के अंदर शुरू हुआ। इसके अलावा आज ही के दिन 2002 में जनूबी कोरिया में तैयारी के एक हादसे में 120 अफराद मारे गए जिनमें 8 क्रू मेंबर्स शामिल थे। साल 1970 दिन आज का यानी अप्रैल की 16 तारीख फ्रांस के अंदर बर्फानी तूफान से 70 अफराद की जानें आज के दिन ज़ाया हुई। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमरीकी फ़ौज जर्मनी के निरम्बर्ग इलाके के अंदर आज के दिन दाखिल हुई। 1945 वो वक्त जब दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक जंग के अंदर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरीके से एंगेज थे। 1922 में इटली में रूस और जर्मनी के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत हुए जिसके तहत दोनों ने तिजारत और कामकाज को आगे ले जाने का जिम्मा तो लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा से ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान ख़राब हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें बहुत हद तक बेहतर भी की गई। साल आज 1917 दिन आज का रूस के अंदर फौजियों की बगावत हुई और आर्जी हुकूमत का क़याम हुआ। आज के दिन ज़ारलोस दोम ने तख्त छोड़ा और इस तरीके से यहाँ पर नया निज़ाम 1917 में आज के दिन कायम हुआ। 1980 में अमेरिका की जानिब से नेवाडा के अंदर जौहरी तजर्बा किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, कामयाब तजुर्बा था। 1919 में फ़िज़ाइया में 5 सितारा वाले रैंक तक पहुँचने वाले अव्वलीन मार्शल अर्जुन सिंह की पैदाइश आज के दिन हुई। अप्रैल की 16 तारीख साल 1919 और 1889 में 1899 मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन की पैदाइश यानी आज के दिन उनका बर्थ हुआ। दुनिया की अहम तरीन शख्सियात और कलाकारों में इनका हमेशा किरदार सर फहरिस्त रहेगा। आज उनकी खिदमात को बिलखुसूस फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में या इतिहास के पन्नों में ये बड़ी बातें थी आज आपके सामने रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सीधा आज बैनुल-अक़वामी और कौमी खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और उस मामले पर सबसे पहले हमारी नज़र रहेगी जिस पर न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की नज़र है। अदालत उज़्मा या सर्वोच्च अदालत में वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर आज समाअत होने जा रही है और
और ठीक 2 बजे के आसपास समाअत का ये सिलसिला शुरू होगा। इशफाक, चलिए जनाब, खबरों का आगाज जरा वक्त तरमीमी कानून जो उम्मीद कानून बन चुका और जिसको लेकर मुखालफत में दर्जनों पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई है, उस खबर से आगाज करते हैं कि आज बाद सपहर यानी 2 बजे के आसपास तीन जजों पर मुश्तमिल बेंच जो है वो 10 पिटीशंस जिन्हें एनलिस्ट किया गया है उस पर समाअत का आगाज आज होगा। 10 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पिटीशंस पर बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आज से समाअत का आगाज होगा। पिटीशन जो है, जो दरख्वास्त दहंदगान है, 3 जजों पर मुश्तमिल ये 10 दरख्वास्तें जो है वो सुनी जाएंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजय खन्ना साहब इस बेंच को हेड करेंगे। उसके साथ जस्टिस पी.वी. संजय कुमार साहब यहाँ इस के मेंबर होंगे, दूसरे जज साहब होंगे, और के.वी. विश्वनाथन तीसरे जज साहब होंगे जो इस समाअत को सुनेंगे। और आज 2 बजे बाज़ाब्ता तौर पर टाइम अलॉट किया गया है 10 पिटिशनर्स को, 10 दरख्वास्त दहंदगान को, कि आपका बाज़ाब्ता तौर पर व्यू पॉइंट सुना जाएगा। कुल मिलाकर 60 से ज़्यादा दरख्वास्तें अदालत के सामने आ चुकी हैं जिन्होंने मरकज़ के उस उम्मीद कानून जिसका पहला नाम वक्फ था उस कानून को लेकर चैलेंज किया है। और जब चैलेंज किया गया है तो मुख्तलिफ आर्टिकल्स और दफात का जिक्र भी किया गया है। इसके हक में तकरीबन आधे दर्जन के करीब वो तंजीमें भी हैं, हिंदू तंजीमें हैं जो सरकार के हक में खड़े हुई हैं और उनका मानना है कि सरकार ने जिस तरीके से अमेंडमेंट्स लाई हैं, कानून का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल करवाने के लिए हुकूमत साजी की है, कानून साजी की है, ये सही इक़दाम है क्योंकि हिंदुओं के हकूक़ पर शबखून किया गया था। ये उन आधे दर्जन के करीब पिटिशनर्स का मानना है जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। 3 जज जब आज 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठेंगे, जिनमें तीनों जजों के नाम मैंने आपको थोड़ी देर पहले रख दिए, वो तकरीबन इन 10 पिटिशंस का हवाला जिनका हमने आपको कहा कि आज सुना जाएगा, जिनमें ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, फिर टीएमसी के मेंबर्स हैं, दीगर मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से ये पिटिशन, जो 10 पिटिशंस आज आर्ग्यू के लिए चली जाएंगी जिनका आज जिक्र किया गया है, उनमें पिटिशनर है असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर पार्लियामेंट है, इनके जो वकील है ज़रीफ अहमद साहब, वो आर्ग्यू करेंगे। और ओवैसी साहब की जो पिटिशन है उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसका डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसकी वायलेशन हुई है, और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट और वक्फ बाय यूज़ पर मामले पर वो अपनी बात जो है वो रखना चाहते हैं। इसी तरीके से दूसरे पिटिशनर हैं अमानतुल्लाह खान साहब, जिनके वकील है अदलीब अहमद। इनका भी मानना है कि जिस तरीके से नॉन मुस्लिम मेंबर को सेंट्रल वक्फ और स्टेट वक्फ के अंदर सेक्शन 9 और 14 के तहत रखा गया जी, ये इनका ही अफसोसनाक है और इन्होंने कहा कि ये काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पर भी इन्होंने आर्टिकल 14 की जो है वो जिक्र किया है। तीसरा पिटिशनर है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स APCR, जिनके वकील है अदलीब अहमद। यहाँ अमानुल्लाह खान के भी यही वकील है और पिटिशनर फॉर सिविल राइट्स के भी यही वकील है, और इनका भी यही मानना है कि जो सचर कमेटी रिपोर्ट सन 2006 की है उसकी एडवाइजरी को भी देखा जाए और तमाम मामला को देखा जाए, पसमानदागान तबका को किस तरीके से ऊपर उठाना जाए, वो सचर कमेटी की रिपोर्ट, वहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से कुरान हदीस की इंटरप्रिटेशन को सामने रखते हुए बात रखी है। और फिर पिटिशनर है जी मौलाना अरशद मदनी, जो अहमद अयूबी साहब जो वकील है वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने भी अयोध्या वर्डिक्ट से लेकर शुरू किया है और फिर कहा कि वक्फ बाय यूज़र पर इनका सबसे ज़्यादा फोकस जो है रहेगा। पिटिशनर एक है केरला से, केरला जमीयत उलमा, उनके भी जुल्फ़कार अली जो है वो वकील है। उन्होंने ये कहा कि जो जनाब 2025 का एक्ट दोबारा बना है वक्फ बोर्ड के हवाले से, इसमें ज़्यादा फ्लॉज है और जो आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो प्रोटेक्शन देता है जी तमाम मजहबों का, उस पर वो अपनी बात रखेंगे। फिर अंजुम कादरी है, जिनके वकील है संजीव मल्होत्रा, उन्होंने भी एक पिटिशन की है, वो भी आज आनी है। फिर तैयूब अहमद खान सलमानी है, इनका भी आज पिटिशन आना है। मोहम्मद शफी साहब है, जिनके वकील वजीद शफीक साहब हैं, इनका भी आज पिटिशन आना है और इन्होंने भी अपने तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश की है। पिटिशनर है मोहम्मद फजलुर रहीम, इनकी पिटिशन को भी आज क्यों किया गया और उसके साथ साथ
10वें पिटिशनर जो है वो डॉक्टर मनोज कुमार झा और फयाज अहमद है, जिनके एडवोकेट फजल शकील साहब है। इन्होंने आर्टिकल 300A, आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 30 के हवाला देते हुए कहा है कि इस कानून में किस तरीके के फ्लॉज है। तो कुल मिलाकर 60 पिटिशंस हैं, लेकिन 60 में से आज 10 पिटिशंस को क्यों किया गया है, जिन पर आज 3 जजों पर मुश्तमिल जो बेंच बनाया गया है वो इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखना होगा कि यहाँ पर कहाँ से कार्रवाई आगे चलेगी। तो ये थी सूरत हाल जी जो मैंने आपके सामने रख दी, क्योंकि पहला आज 2 बजे सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर रहेगी। आपको हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पल पल का अपडेट वहां से जरूर करते रहेंगे। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात एक और अहम खबर की करते हैं। जब वक्फ तरमीम और वक्फ कानून के हवाले से बात करते हैं तो बात जरा पाकिस्तान की भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी गुज़श्ता दिनों वक्फ कानून पर अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि किस तरीके से भारत के अंदर मुसलमानों के जायज़ मुतालबात और जो हकूक़ है उन्हें सलब किया जा रहा है और मजहबी मकामात को छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के इस बयान के आने के फौरन बाद दफ्तर खारजा की तरफ से भी पलटवार किया गया है और भारत की तरफ से दफ्तर खारजा ने बयान देते हुए यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के बयानात मुदाखलत बेवजह है और किसी भी कीमत पर इन्हें काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के तमाम इन दावों को खारिज किया है और यह साफ कर दिया है कि ये काबिल अमल और काबिल कबूल बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी स्टैंड भारत के इन तमाम मामलात के अंदर नहीं है और जो कानून वक्फ का पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया है इस पर बाज़ाब्ता तौर पर बहस हुई है, इस पर जेपीसी बनी है जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की क़यादतों से बात की है और उसके बाद ही ये सूरत हाल जो है वो सामने आई है। यहाँ पर गुज़श्ता दिनों पहला रद्दअमल आया था अप्रैल के पहले हफ्ते में, जब लोकसभा और राज्यसभा के से पास होने के बाद हमने देखा सदर हिंद की जानिब से इस पर दस्तखत किए गए। तो जब पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर रद्दअमल आया तो उस पर पलटवार भारत सरकार की जानिब से किया गया और वो तमाम बयानात जो मुसलसल सरहद पार से आए या दीगर ममालिक की जानिब से दिए गए, एक बड़े हिस्से को या तबके को गुमराह करने के इल्ज़ामात जवाबी कार्रवाइयों में या जवाबी बयानात में दिए गए और ख़ास तौर से मुल्क के अंदर जहां पर तकरीबन 1 हफ्ता बीत चुका है, ऑफिशियली ये कानून नाफिज हो चुका है। एक एहतजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला भी हमने देखा जो आगे चलकर अपडेट आपको बताएंगे। दूसरी जानिब 35 से ज़्यादा अर्जियों पर आज समाअत हो रही है। तो पाकिस्तान के उस बयान पर ये दूसरा रद्दअमल है। गुज़श्ता दिनों भी एक बयान दिया गया था जिस पर वजारत खारजा की तरफ से रिएक्ट किया गया था और इस बयान पर भी वाज़ेह तौर पर भारत सरकार की जानिब से क्लैरिटी कर देने की कोशिश हुई कि मजहबी मामलात में ये नया कानून किसी भी तरीके से कोई दखल अंदाजी नहीं है, बल्कि वक्फ तरमीमी कानून के ज़रिए एहतिसाब और शफाफियत को वक्फ बोर्ड के अंदर यकीनी बनाने की कोशिश की गई है। चलिए, वक्त तरमीमी कानून के हवाले से बात हो रही है तो बात ज़रा आपको उन रियासतों की बताते हैं जहां पर एहतिजाजी मुजाहिरों या प्रदर्शन का एक सिलसिला देखा है और बैक टू बैक कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मगरबी बंगाल या वेस्ट बंगाल के अंदर जहां पर गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पुरतशद्दुद मुजाहिरों में काफ़ी नुकसान की भी इतलात है और आज खबर है कि रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी आइमा से मुलाकात करने जा रही हैं और ये जो नए कवानीन है वक्फ कानून, जिसका पहले से वो खुलकर ऐलान कर चुकी है कि रियासत के अंदर ये नाफिजुल अमल नहीं होंगी, नई कानून साजी पर एक मौसर रोड मैप तैयार करने के हवाले से गुफ्तगू शनीद होगी। इस तरह की इतलात मगरबी बंगाल से हैं जहां पर तकरीबन 3 इलाके जिनमें मुर्शिदाबाद है, उसके बाद भांगड़ का इलाका और कल परगना 24 के अंदर साउथ के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों में जख्मियों की तादाद भी बड़ी सामने आई। 163 दफ़ा का नफाज भी अमल में लाया गया। इन सब के दरमियान रियासती हुकूमत पर जहां मुसलसल बीजेपी भी हमलावरती के अमन कानून को मुतासिर बुरी तरीके से किया गया है, रियासती हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। इन प्रोटेस्ट, इन एहतिजाजी मुजाहिरों के बीच आज इमामों से रियासत के वज़ीर आला जब मुलाकात करेंगी तो वो 2 चीज़ें सामने रखी जा सकती हैं। एक, जहां पहले से अपील की गई थी कि किसी भी तरीके से मज़हब के नाम पर तफरक़ेबाज़ी ना हो, लोगों को तकसीम करने की कोशिश ना हो और असूल व ज़वाबित के मुताबिक या कवायद के मुताबिक, रहनुमा खुतूत के मुताबिक तमाम लोग दायरे में रहकर एहतिजाजी मुजाहिरे जारी रखें। और आज ख़बर यह है कि इमामों के साथ साथ मुअज़्ज़िन या फिर इसके अलावा जो दानिश्वर शख्सियात हैं, दानिशमंदों के साथ भी मुलाकातें वज़ीर आला की जानिब से की जाएंगी। और मुर्शिदाबाद ज़िले के अंदर जहां पर हज़ारों लोग सड़कों पर निकले और उसके बाद सूती सजूर के इलाके में भी जहां पर एहतिजाजी मुजाहिरों के बाद उसके बाद
शमशीरगंज के इलाके में भी एहतजाजी मुजाहिरों के बाद पूरा निज़ाम मुतासिर हुआ था और बाद में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती चली गई और अब जाकर बाज़ाब्ता तौर पर रियासत के अंदर पुलिस अथॉरिटीज़ के मुताबिक कि सूरत हाल बहुत हद तक कंट्रोल में है। मरकज़ से भी मदद ली गई है सिक्योरिटी के एतबार से, चूँकि बॉर्डर स्टेट है तो ख़तरात को भी देखा जा रहा था और इसलिए कल ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की कि जब एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे थे तो शायद कुछ लोग जो बाहर से शामिल होकर एहतजाजी मुजाहिरों में पुलिस या सिविल इदारों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे और बीच में गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, कुछ सरकारी इदारों को नुकसान पहुंचाया गया। इस सारी सूरत हाल पर जहां रियासती और मरकजी एजेंसियों की नज़र है, आज इस मुलाकात के बाद आगे का लाएमल क्या रहेगा इस पर भी सबकी नजर रहनी है। रियासती वज़ीर आला आज दोपहर तमाम आइमा से, मुअज्जिन से और दानिशमंदों से मुलाकात करने जा रही हैं। चलिए, मगरबी बंगाल के बाद फटाफट से जरा उत्तराखंड की खबर पर आते हैं, क्योंकि मामला जब वक्त बोर्ड का चल रहा है, मुसलमानों के आसपास खबरें बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बात ज़रा उन मदरसों की भी करते हैं जिन पर अब सरकारी नकेल कसने वाली है। और इस ज़िमन में उत्तराखंड हुकूमत की तरफ से मज़ीद इक़दाम किए गए हैं और मज़ीद कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। उत्तराखंड के अंदर मदारिस पर बाज़ाब्ता तौर पर क्रैकडाउन जारी है और आज भी कई मदरसों के हवाले से खबर है कि उन्हें सरबेमुहर किया जाएगा। 170 के करीब मदरसों को ताले चढ़ाए गए हैं, बंद कर दिया गया है। क्रैकडाउन मदरसों पर उत्तराखंड के अंदर जारी है। 170 के करीब मदरसे जो हैं वो बंद कर दिए गए और इसे कहा गया कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है उन मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो गैर ज़रूरी तौर पर चलाए जा रहे हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के चलाए जा रहे हैं और इंतज़ामिया को उस ज़िमन में कोई भी इत्तला नहीं थी। अथॉरिटीज़ की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि किसी भी उस मदरसे को चलने की इजाज़त नहीं होगी जो रजिस्ट्रेशन के बगैर होगा, यानी जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर मदरसा बोर्ड या स्टेट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, बिना किसी के इसको चलने नहीं दिया जाएगा। सर्वे टीम की तरफ से भी आज मज़ीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मजीद कुछ इलाकों के अंदर मजीद मदरसों पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनके दस्तावेजात खंगाले जाएंगे और कुल मिलाकर अभी तक उत्तराखंड के अंदर पिछले कई दिनों से जो कार्रवाई चल रही है, 170 के करीब मदरसे जो है वो बंद कर दिए गए। इस बीच इंतजामिया का अपना बयान जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है कि किसी भी इदारे को चलने की इजाज़त नहीं होगी और जब ये साफ कर दिया गया कि गैर कानूनी तौर पर चलने की इजाज़त नहीं होगी तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लोकल मुस्लिम मदरसा और इमामों से ये भी साफ किया है कि वो राब्ते में रहे और आगे बढ़े। लेकिन इस तरीके से अब रिजनमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मुख्तलिफ आइमा की तरफ से ये कहा जा रहा है और मुसलमान तबके की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ना सिलेक्टेड टारगेटिंग यहाँ पर किया जा रहा है, सिलेक्ट किया जा रहा है, पिन पॉइंट किया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी इलाके के अंदर ज्वाइंट टीम बनाई गई थी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल पुलिस की तरफ से थी और स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव जो है वो 9 मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वहाँ पर किया गया था और उसी दौरान ये पाया गया कि दर्जनों ऐसे इदारे वहाँ पर कायम किए गए जिनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो फिलवक्त हरिद्वार, उधम सिंह नगर और दीगर इलाकों के अंदर आज भी कार्रवाई को जारी रखा जाएगा। इस बीच बीजेपी के अरकान की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि ये हिस्टोरिकल मोमेंट है, इस तरीके इसके इक़दाम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो गैर कानूनी तौर पर इदारे चलाए जा रहे हैं उन पर नकेल कसी जाए। तो इस बीच 170 के करीब इदारे ऐसे हैं, 170 के करीब मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर और ये साफ कर दिया गया है कि सूरत हाल और भी आगे बढ़ेगी। जहां उत्तराखंड के अंदर ये कार्रवाई चल रही है, क्रैकडाउन चल रहा है मदरसों पर, वहीं पर उत्तर प्रदेश से भी इसी तरीके की इतलात और खबरें सामने आई है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हुकूमत ने कमर कस दी है। गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मदरसों पर शिकंजा कसा गया है और उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आला सतही टास्क फोर्स को कायम कर दिया गया है जो तमाम अजला के अंदर इन तमाम इदारों पर नजर रखेंगी, उनके दस्तावेजात को चेक किया जाएगा और दस्तावेजात नहीं बल्कि उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी चेक किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से कोई गैर कानूनी इदारा यहाँ पर ना चलता हो। सहारनपुर से लेकर दीगर इलाकों के अंदर इस वक्त कार्रवाई चल रही है और कई मदरसों पर आज यहाँ पर ताले चढ़ सकते हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो स्पेशल टीमें बनाई गई हैं
वो लगातार ये देख रही है कि एफिलिएशन का मामला क्या है, चलाने का तरीका क्या है, फिर करिकुलम एक्टिविटीज क्या है, और सबसे बड़ा ये कि जो पैसा यहाँ पर रेगुलेट हो रहा है वो पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि शिकायतें बहुत सारी आ रही थी कि फंडिंग के मामले को लेकर, जिसको लेकर यूपी हुकूमत हरकत में आई है और बाज़ाब्ता तौर पर मदरसों पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी शिकंजा कसने की तैयारियां हो रही है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी क्रैकडाउन को शुरू कर दिया गया है। स्पेशल टीमें तैनात कर दी गई है और वो टीमें लगातार पिछले 48 घंटों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर क्रैकडाउन को जारी रखे हुए हैं। जहां उत्तराखंड के अंदर 170 इदारे बंद हो गए हैं, इंस्टीट्यूशंस को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। ताहम अभी तक उत्तर प्रदेश से इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि योगी आदित्यनाथ के हुक्मनामे पर ही आला सतही कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को यह हुक्म दिया गया है कि तमाम मदरसों के तमाम कागजात को जांच पड़ताल की जाए और जहां पर कोई बेज़ाब्तिगी हो वहां पर कार्रवाई की जाए। और जब सरकार की तरफ से फरमान जारी किए जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आप मदारिस की कहां पर है, तो उसके लिए कागजात या डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस चेक किया जा रहा है। सहारनपुर और देवबंद आप सब जानते हैं, सहारनपुर ज़िले के अंदर उत्तर प्रदेश में तकरीबन जो दारुल उलूम देवबंद की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हमेशा से रहा है और बहुत सारे लोग इसको मदारिस का गढ़ भी कहते हैं। तो उस एतबार से भी यहाँ पर होने वाली कार्रवाइयों पर सबकी नज़र रहेगी कि हुकूमती जो दावा है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर ये मदारिस काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कंसर्न लोगों के मुताबिक उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कागजात दिखाने के बावजूद भी हुकूमत उन्हें तंग तलब कर रही है। बहरहाल इन कार्रवाइयों पर आज भी नज़र रहेगी। हुकूमत ने अपनी सतह पर कमेटी तश्कील दे दी है। 9 बजने वाले हैं, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के फ़ौरन बाद लौटेंगे तो मज़ीद ख़बरें आप तक पहुँचेंगी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज सुबह सुबह खौफ व दहशत का माहौल देखा गया, उसकी बुनियादी वजह क्या थी, और जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़े मंसूबे पर सबकी नज़रें वो थोड़ा सा इल्तिवा में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत की जानिब से कुछ कार्रवाइयाँ और दीगर कुछ मौज़ूआत। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। पाकसार सरसों का तेल ताज़ा और खालिस सरसों के दानों से निकालकर जदीद मशीनरी में कई फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरकर आपके लिए तैयार किया है पाकसार सरसों का तेल, जो आपके खाने में डाले अलग ही जायका और आपकी सेहत का रखे भरपूर ख्याल। पाकसार, जायके पे जान निसार। हेल्दी खाने की चॉइस है सही, फिर पीने में ऐसा क्यों नहीं? सोचा है हेल्दी पीने का कभी सोचा नहीं तो सोचो अभी। हेल्दी रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। रियल, हर सिप में हेल्थ। रियल के 1 लीटर पैक पर आप पाइए रियल 250 ml का 30 रुपए का पैक मुफ्त। खूबसूरती ऐसी और इस खूबसूरती का राज है डायना ब्यूटी सोप, मिल्क क्रीम और आमंड के प्योर नरिशमेंट के साथ। I'm sorry. नो आई एम सॉरी। चलो माफ किया। डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पेंट की स्मेल यार, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस। नो स्मेल, नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर, घर ले आए कश्मीर का एहसास।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम आप सलाम जी के देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। 9:02 हुआ चाहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। खबर जरा आपको सरहद के उस तरफ और इस तरफ की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी साथ साथ बताते चलें। आज सुबह सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका ज़्यादा असर देखा गया है और अलल सुबह तकरीबन 4:55 या 5 बजे के आसपास जम्मू कश्मीर के अंदर भी जल्जले के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.5 बताई जा रही है, जबकि मरकज़ जो जल्जले का है वो बगलान अफगानिस्तान से 167 किलोमीटर मशरिक में बताया जाता है। और आज सुबह होने वाले जल्जले में जम्मू कश्मीर के अंदर भी किसी तरह की कोई खबर नहीं है, कोई नुकसान हुआ हो या सरहद पार से। मालाकंड डिवीज़न, स्वात, शांगला, चित्राल, एबटाबाद, मर्दान, मेहमन, स्वाबी, लोयरदीर, कोहाट, बाजोड़ में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। सरहद जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की है उन इलाकों में ज़्यादा जल्जले के झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.3 एक झटके की और दूसरे झटके की 5.6 बताई जाती है। और इसके अलावा सरहद पार जम्मू कश्मीर में भिम्बर, समाहिनी और गिरदोनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। ये भी कंफर्म मकामी मीडिया कर रहा। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जम्मू और कश्मीर सूबे में, जम्मू के मुकाबले कश्मीर सूबे में सुबह तकरीबन 5 बजे के करीब जल्जले के ज़्यादा झटके महसूस हुए हैं। इस वक्त जब हम आपको 9 बजे के करीब अपडेट कर रहे हैं तो किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की इतला नहीं है। और जल्जले का जो असल मरकज़ है वो बगलान इलाका, जो अफगानिस्तान से तकरीबन 167 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है, यहाँ बताया जाता है। सरहद के उस तरफ से भी किसी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं हुई है। एक तरफ से ज़ल्ज़ले हो रहे हैं और दूसरी तरफ से मरकजी महकमे मौसमियात की एडवाइजरी जारी हो चुकी है। और मौसम के हवाले से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं कि येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के हवाले से रियासती महकमे मौसमियात ने साफ कर दिया है कि येलो और ऑरेंज अलर्ट रहेगा कुछ दिनों के लिए। और बालाई और मैदानी इलाकों में एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज भी होगा और साथ साथ पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का भी इम्कान है। इस बीच सूबा कश्मीर के अंदर कल का दिन मौसम का गर्म तरीन दिन माना गया, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आइंदा 2 दिनों के दौरान यानी 18, 19 और 20 तारीख को मतला आबार आलूद रह सकता है। बारिशों का इम्कान भी है, यानी बहुत मौसलाधार बारिशें भी हो सकती है। और पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान भी लगाया गया है। 18 और 19 के दरमियान तेज़ हवाएं भी चलेंगी, जिस दौरान 19 रात तक ये सिलसिला चलता रहेगा। 20 तारीख को मरकजी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बादल आपको खासे नजर आएंगे। और 21 तारीख को भी इसी तरीके का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। बारिशें आपके आसपास बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। 22 से 25 के दरमियान मतला आबार आलूद रह सकता है, लेकिन बूंदाबांदी का कोई भी इम्कान नहीं है। और इसी तरीके से अप्रैल 26 और 27 तारीख को भी मतला आबार आलूद, लेकिन किसी तरीके की कोई भी पेशन गोई बारिशों की नहीं है। इस बीच जो सयाह जम्मू कश्मीर के लिए आ रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ लोग वाबस्ता है, उन्हें साफ कर दिया गया कि ज़िला सतह पर जो एडवाइजरियाँ जारी की जाती है उन एडवाइजरियों पर कान धरें और अपना सफ़र करने से पहले मुकम्मल तौर पर एडवाइजरी को देखें, क्योंकि फ़िलहाल जम्मू और कश्मीर के अंदर येलो और ऑरेंज अलर्ट एक साथ जारी कर दिया गया है रियासती महकमे मौसमियात की तरफ से। तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 18-19 तारीख को मौसम तब्दील होगा। आज भी वैसे कुछ एक इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन येलो अलर्ट से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी किया गया है। तकरीबन ये जो 2-3 दिन गुजरने हैं, जहां दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी शदीद किस्म की गर्मी है, काफ़ी मुश्किलात देखने को मिल रही हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से। टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो सकता है, लेकिन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नुकसान का भी खदशा है। इसलिए ये जो अप्रैल के महीने में अभी आप देख रहे हैं कि गर्म तरीन दिन अगर वादी कश्मीर में रिकॉर्ड होता है, तो बाकी हिस्सों में जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्मी थी उन हिस्सों के अंदर सूरत हाल क्या होगी। जम्मू के अंदर भी टेम्परेचर जो कि 35 से 36 को दिन में टच कर रहा और रात का भी तकरीबन 20 से 30 के दरमियान रह रहा है, इससे पता चलता है कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद
21 से 27 अप्रैल के दरमियान बीच बीच में मौसमियाती तब्दीली का इम्कान, लेकिन फिलहाल कुछ एक हिस्सों में शदीद गर्मी और आज से 3 रोज़ा येलो अलर्ट भी जारी हो चुका है। ये तो एक तरफ की खबर थी, लेकिन साथ साथ ज़रा उस बड़े मंसूबे की भी बात कर लेते हैं जिस पर सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर के अंदर थी। और एक बड़ा मंसूबा जो रवाबित बहाल करने में या 2 खित्तों में मिलाने और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने में कलीदी किरदार अदा करता रफ्ता रफ्ता ही सही हम देख रहे हैं इस मंसूबे में भी ताख़ीर हो रही है। यानी ट्रेन जम्मू सूबे से कश्मीर के लिए कुछ दिनों के बाद रवाना होनी थी और वज़ीर आज़म मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा होना था, लेकिन ये दौरा फिलहाल मुलतवी हो गया है। यानी दिल्ली हनूज दूर अभी भी है, क्योंकि रात देर के एक बड़ा बयान सामने आया और बयान के मुताबिक 19 तारीख को वजीर अजम का मुमकिन दौरा जम्मू कश्मीर था, जिस दौरान वंदे भारत ट्रेन को कटरा से श्रीनगर के लिए रवाना करना था। इस प्रोग्राम को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। वजीर अजम दफ्तर की तरफ से अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और ना ही कोई वजाहती बयान सामने आया है जिसमें यह कहा गया हो कि वजीर अजम का दौरा जो है वो मुलतवी क्यों किया गया है। ताहम इतलात और खबरों के मुताबिक फिलहाल मजीद इंतजार करना होगा, जिसके बाद वजीर अजम हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत को। वजीर अजम का प्रोग्राम 19 तारीख का फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, कोई भी नई डेट सामने नहीं आई है। ताहम ये माना जा रहा है कि वंदे भारत ट्रेन जिसका इफ्तिताह 19 अप्रैल को होना था, नायब सदर अमेरिका के जो है वो भारत के दौरे पर है, यूएस वाइस प्रेसिडेंट भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यही वजह है कि सफारती ताल्लुकात और दीगर मामलात को लेकर वज़ीर आज़म आज खुद बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिसके वजह से वो नहीं आ पाए। एक वजह ये बताई जा रही है। दूसरी वजह जो बताई जा रही है वो वही मौसम का एडवाइजरी है जिसमें मौसलाधार बारिशें, तेज़ हवाएं चलने का अंदेशा है और वज़ीर आज़म प्रोग्राम में कोई भी खलल नहीं चाहते। शायद वो भी एक बुनियादी वजह जो है वो बताई गई है कि इस प्रोग्राम को फिलहाल ताख़ीर में डाल दिया गया है। ताहम ज़राया हमारे वज़ारत दाखिला के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अप्रैल के आखिर या मई के वस्त तक, यानी विद इन दीज डेज फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू सेकेंड वीक ऑफ मई, इस दौरान वज़ीर आज़म का टूर जो है वो बन सकता है, जिसके बाद दोबारा से ट्रेन को चालू किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस स्पेशली डिज़ाइन की गई है कि मनफी दर्जा हरारत के दौरान भी ये सूबा कश्मीर के अंदर चल सके और कटरा स्टेशन पर फिल वक्त गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है, फुली एयर कंडीशन गाड़ी है और ये साफ कर दिया गया है कि ये जो HVAC सिस्टम लगा हुआ है जो 9 किलोवाट्स का है, इसमें हीटिंग का पूरा अरेंजमेंट है और साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं उसमें इसका पूरा भरपूर ख्याल रखा गया है। CCTV कैमरा, LED लाइट्स, मोबाइल चार्जिंग, ऑटोमेटिक प्लग डोर, इलेक्ट्रो ब्रेकर्स और दीगर चीज़ों का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा है। और यही वजह है कि रेलवे जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टीज़ है उन्होंने भी तकरीबन 85 किलोमीटर का जो सफ़र है इसको हरी झंडी दे दी थी और कहा था कि अब आप आगे चल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। एक तरफ से ये है और ये भी माना जा रहा है कि जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट है जो 272 किलोमीटर का है, जिसमें तकरीबन 119 किलोमीटर सिर्फ टनल्स का है, उधमपुर, रियासी, रामबन, अनंतनाग, पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर और बारामूला के अंदर है। ये जी एक कुदरत का ही एक शाहकार बनाया यहाँ पर गया है जो चिनाब का रेलवे ब्रिज है और उसके बाद जो सूरत हाल है वो यही है कि ऑल इज़ इन वेल प्लेस। लेकिन चीफ एरिया मैनेजर जो कश्मीर के हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली कि 19 तारीख को जो प्रोग्राम वज़ीर आज़म साहब का था वो मुलतवी कर दिया गया है और हमने इस दौरान देखा कि चिनाब से लेकर जम्मू और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक कई मकामात पर सिक्योरिटी ड्रिल्स की गई है, अलर्ट कर दिया गया था तंत्र को। लेकिन फ़िलहाल इतलात और ख़बर ये कि वज़ीर आज़म साहब 19 तारीख को नहीं आएंगे। इस साल इस हफ्ते के आखिर पर या मई के पहले हफ्ते में शायद इसका प्रोग्राम बन सकता है, यानी टेंटेटिव अभी तक भी कोई डेट सामने नहीं आई है। चलिए इस प्रोग्राम पर मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी तो आपके सामने ख़बरें, तज्ज़िया और तबसरा होता रहेगा इस बड़े मंसूबे के हवाले से। लेकिन जम्मू कश्मीर में दीगर कई चैलेंजेस भी हैं, कई मसाइल हैं, कई मुश्किलात हैं और जैसे जैसे बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजर रहा है, मुतअद्दिद मसाइल जो कि जोग्राफियाई एतबार से और जम्मू कश्मीर के अंदर इक्तिसादी सूरत हाल भी मुस्तक़बिल में मुतासिर हो सकती है, ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है। कुछ ऐसे आदाद शुमार, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आपके सामने रखना ज़रूरी है कि वो जम्मू कश्मीर की साबिक़ा रियासत या मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी जो कभी भी दूसरी रियासतों या ख़ित्तों पर इन्हिसार नहीं करती थी, बहुत कम डिपेंडेंट थी किसी भी एतबार से। और जम्मू कश्मीर से बिजली हो, खाने पीने का साजो सामान हो
और ख़ास तौर से ज़रिए एतबार से इस साबिका रियासत से बहुत सारी मुल्क की रियासतें बहुत हद तक डिपेंडेंट थी, लेकिन वो वक्त बहुत करीब आ रहा है, बल्कि आ चुका है, जहां जम्मू कश्मीर रियासत दीगर रियासतों पर बहुत हद तक इन्हिसार कर रही है और वक्त गुजरने के साथ साथ वो तबका बुरी तरह मुतासिर हो रहा है जो जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी तौर पर भी रीढ़ की हड्डी बनने का काम करता था। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ज़री बहरान के हवाले से और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर होने वाले और मौजूदा वक्त में माहिरीन की राय की तरफ जाएं तो एक शदीद किस्म का ज़री बहरान खित्ते के अंदर परेशानी का सबब बन रहा है। आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और गुज़श्ता 10 बरसों में इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि तकरीबन 8.3% ज़री अराज़ी या जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसका मुकम्मल तौर पर सफाया हुआ या तब्दीली हो गई, कंस्ट्रक्शंस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी, या फिर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर पुरानी रिवायात के मुताबिक एक सिलसिला चलता था, ज़री सरगर्मियाँ होती थी, वो तब्दील बहुत हद तक कर दिया गया। और इस वक्त तकरीबन सबसे जो हैरान कुन इंकिशाफ हुआ है आदादोशुमार से कि 2050 तक तकरीबन आबादी 1.5 करोड़ तक सिर्फ कश्मीर सूबे की पहुंच जाएगी और खित्ते में 70% जो गज़ाई अजनास हैं या सब्जियां हैं जो बाहर से लानी पड़ी हैं, जो कल तक सिर्फ अपने दोनों प्रोविंसेस या खित्तों के अंदर जिन पर सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे बाहर की रियासतों यूटीज़ के अंदर जाती थी। आज सूरत हाल ये भी है कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ ये जो ज़री बहरान है वो जम्मू कश्मीर को शदीद मुश्किलात की तरफ लेता जा रहा है और इसकी बुनियादी वजह बताई जाती है कि तेज़ी से साथ होने वाली तामीरात हैं, गैर मनसूबाबंदी तरक्की है, ज़राअत से अवाम की कम होने वाली दिलचस्पी और गज़ाई पैदावार पर गहरा असर और शदीद किस्म की मुश्किलात मुस्तकबिल में इशफाक पैदा कर रही हैं। मजीद बात करते हैं, इमरान नाइकू भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा। इमरान, ज़रा सूरत हाल को मजीद आम लोगों के लिए या देखने वालों के लिए वजाहतन बताइएगा कि जो मौजूदा वक्त में सूरत हाल है और जिस हिसाब की प्लानिंग और जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन, जिस हिसाब से इक़दामात मौजूदा वक्त में जारी हैं, शायद बहुत कम वक्त लगेगा कि तकरीबन अगर 70% या सब्जियां या जो गज़ाई अजनास हैं वो आज बरामद करनी पड़ रही हैं, तो शायद 2 या 3 बरसों के बाद सूरत हाल क्या होगी 2050 का अंदाज़ा तो बहुत दूर है इस हिसाब से। हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात आसिफ साहब, हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर एक एग्रेरियन स्टेट है। एग्रेरियन मतलब ये है कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो आबादी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हिसार करती है यहाँ के एग्रीकल्चर पर, यहाँ के हॉर्टिकल्चर सेक्टर पर। और यहाँ की जो आबादी है 70% वो डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे और हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे। और आपको याद भी होगा ये चीज़ और हमारे नाज़रीन को भी कि कश्मीर हाई कोर्ट की ये क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि हमारी दहान की ज़मीन है, जो हमारी अभी अव्वल ज़मीन है, वो उस पर बिल्कुल किसी भी किस्म की तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन जो हमें एदाद शुमार बता रहे हैं कि 2015 में जो हमारे पास ऑफिशियल फिगर ये था कि हमारे पास 4,46,000 से ज़ायद एग्रेरियन ये जो लैंड थी एग्रीकल्चर की हमारे पास, लेकिन 2024 में ये 38 लाख कुछ तक पहुंच गया और तकरीबन 42 लाख तक पहुंच गया। यहाँ ये फिगर्स में बता रहे कि 38,000 की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इस दौरान या तो उस पर तामीरात खड़ी की गई है या उसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जो जिस तरह से आपने भी कहा कि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस तनाजुर में हमारी जो पॉपुलेशन है 2050 तक 1.5 करोड़ बढ़ जाएगी। और इस वक्त ऑलरेडी हमारी जो स्टेट है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये कि 10 बरसों में 8.30% ज़री अराजी का सफाया हो गया, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो उन्होंने मकान बनाने हैं, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स खड़ा करने हैं, तो एक तरफ से ये है। दूसरी तरफ से आज के दिन में
जो खुद कफालत की बातें हो रही हैं उन खुद कफालत की बातों पर सवाल उठ रहा है। 70% ग़िज़ाई अजनास और सब्जियां दरामद की जाती हैं। और मैं जब ये अदाद शुमार देख रहा था सब्जियों के बारे में, जिस पर हम हमेशा रोना रोते हैं, सब्जियों में भी जम्मू कश्मीर खुद कफील नहीं है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि सब्जियों की ज़ेर काश्त रकबा जो वो तकरीबन 40,000 हेक्टेयर के आसपास है, जहाँ पर सालाना 1991.25 मीट्रिक टन सब्जियां उगाई जाती है, लेकिन वादी को सालाना मतलब है 24,000 के आसपास। तो सीधी सी बात है कि 409,000 मीट्रिक टन का फ़र्क है। ये 409,000 मीट्रिक टन का मतलब बहुत होता है। और जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर से दूर हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर प्लानिंग से दूर हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में माइशती सूरत हाल कितनी बेहतर होगी या कितनी ख़राब होगी, आपका तज्जिया इस पूरे मामले पर? कि किसी भी स्टेट की जो डिपेंडेंस होती है, उसका डेवलपमेंट का जो इन्हिसार होता है वो वहाँ की जीडीपी होती है, वो वहाँ की मईशत होती है। और अगर आप पूरे दुनिया का खाका देखेंगे तो हर कंट्री की जो जीडीपी है उसका पहला जो पॉइंट देखा जाता है वो है वहाँ का एग्रीकल्चर, वहाँ का हॉर्टिकल्चर, कुल मिला के वहाँ की लैंड प्रोडक्शन को देखी जाती है कि वहाँ से ग़िज़ाई अजनास कितना प्रोड्यूस होता है। लेकिन ये जो फिगर्स हम इस वक्त देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, ये इंतहाई मायूस कुन है। और आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि अगर इसी तरीके से अनप्लान्ड डेवलपमेंट, इसी तरीके से हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये जो कास्ट की ज़मीन है, इसी तरह से ख़त्म होती गई और इस पे सरकार की तरफ से इक़दामात नहीं उठाए गए और हम मुसलसल बैरून रियासतों पर इन्हिसार करते रहेंगे, हम सिर्फ इंपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं समझता हूं तो हमारी इकोनॉमी तो ऑलरेडी डूब चुकी है। ऑलरेडी कश्मीर में इस वक्त फाइनेंशियल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात कार्रवाई की भी करते हैं। उस कार्रवाई की करते हैं जो जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के अंदर हुई है, JKPCC के अंदर हुई है। काम सौंपा गया, काम हुआ नहीं, और अब ये पता लग रहा है कि आला सतही कमेटी भी तश्कील दे दी गई है जो अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने रख सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फंड्स प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को आए थे, उसे मिसमैनेज किया गया, इरेगुलरिटीज़ यानी गैरकानूनी तौर पर वहाँ बड़ी चीज़ें चली हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2018 में बनाई गई, लेकिन 2018 में बनाई गई कमेटी का आज के दिन कोई भी अता पता नहीं है। और साल 2025 के आसपास जब हम चलते हैं तो पता लगता है कि सूरत हाल किस तरीके की हमारे यहाँ पर बनी है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मामला तब सामने आया था 2018 में, जब ये कहा गया था कि फंड्स आए और फंड्स को डाइवर्ट किया गया। फिर उसके साथ साथ मुगल रोड वाला मामला आया, जिसमें एक कम्युनिकेशन 28/2012 को आई, 28 नवंबर 2012 को आए थे, जिसमें ये कहा गया था कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो तमाम मामला को देख रही है और प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के तमाम हालात को देख रही है। फाइनली आज के दिन में कॉरपोरेशन का तो कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि 18 में बनाई गई कमेटी 25 में भी रिपोर्ट देने में नाकाम हुई। चलिए जनाब, अब बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा आपको सरहदी ज़िला रजौरी की भी बताते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि रजौरी के अंदर एक वबा फूटी। पहले ये कहा गया, फिर ये कहा गया कि जनाब कुछ और मैटर्स हैं तो इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो कुल मिलाकर 17 लोगों की मौत हुई थी और क्वारंटीन और तमाम चीज़ें देखी गई। हमने दिल्ली से टीमें आती हुई देखी गई, लोकसभा के अंदर भी ये मामला उठा, फिर जम्मू कश्मीर असम्बली के अंदर भी इस मामले को उठाया गया। लेकिन तकरीबन 125 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 17 लोगों की मौत हुई है। मौत बुदल के रजौरी इलाके के अंदर किस तरीके से हुई है, इस पूरे मामले पर अभी तक भी कोई तफसीली खाका जो है वो नहीं खींचा गया है। और ये भी याद रखिएगा कि ये जब बात हम बता रहे हैं आपको, तो ये याद रखिएगा असेंबली के अंदर भी जब असेंबली का बजट इजलास चल रहा था, उस दौरान भी मेंबरान की तरफ से सवाल पूछा गया था और मेंबर मौसूल के सवाल के जवाब में सकीना यतूम साहिबा ने कहा था कि सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भी वहाँ पर चंडीगढ़ की है, दीगर लोग भी हैं वो जो एविडेंस उसको कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो माहिरीन है उनका मानना है कि अभी तक 17 लोगों की मौत के बारे में कोई पता नहीं। और जिस सिमत से
इंक्वायरियाँ चल रही है और जिस मत से इन तमाम शवाहिदों को जमा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अभी भी दबा पड़ा है, क्योंकि अभी भी असल सूरत हाल जो है वो सामने नहीं आई है। जमशेद मलिक के पास सीधे चलेंगे रजौरी। जमशेद, बड़ा और दिसंबर की दूसरी तारीख थी, पहला हफ्ता था जब पहली मौत की तस्दीक इस इलाके से हुई थी, इस खित्ते से हुई थी, और उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत तेज़ी के साथ लोगों की जानें गई। कुल मिलाकर 17 अमवात, जिनमें बच्चे थे, खवातीन शामिल थी। तहकीकाती अमल के लिए 11 रुकनी एक टीम भी तश्कील दी गई, लेकिन आज 125 दिन से ज़्यादा का वक्त, या 125 दिन कह लीजिए, गुजर गए हैं, मगर अफसोसनाक वाक़े पर रिपोर्ट्स अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई। बीच में अगरचे एक दिन हमने देखा हलचल काफ़ी ज़्यादा हुई जब तकरीबन 100 दिन हुए थे, और बीच में वो जो मकामी पेस्टिसाइड्स का काम करने वाले लोग थे, कीड़े मार अद्वियात या जो छिड़काव वाली अद्वियात जो लोग फ़रोख्त करते थे, उनकी दुकानों को सील किया गया। उस दिन महसूस हुआ कि शायद इंतज़ामिया कोई किसी नतीजे पर पहुंच रही है, मगर ताहाल ऑफिशियली ना कोई लबकुशाई हुई, ना पता है इस रिपोर्ट के बारे में कि 17 लोगों की मौत क्या। जमशीद मलिक हमें राजौरी से ज्वाइन कर रहे हैं। जमशीद, ये 125 दिन अब तक क्या हाथ लगा है पुलिस की या सिविल इंतज़ामिया के? बीच में कुछ बातें ऐसी कही गई, बहुत सारी चीज़ों की तरफ इशारा किया गया, लेकिन ऑफिशियली रिपोर्ट ना आना, क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? बिल्कुल, अगर देखा जाए बड़हाल इलाके को लेकर, तो बड़हाल इलाके में शायद लाशों के अलावा हाथ में कुछ नहीं आया, और क्यों आई लाशें इसका इल्म अभी तक नहीं हो पाया। लगातार रहा, लोगों ने अपनी जानें गंवाई, इंतजामिया ने कई बड़े कदम उठाए, मगर इन लोगों की जाने जाने का कारण जो आज तक निकल कर सामने है। उसके बाद हमने देखा कि इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए राजौरी के अंदर जितनी बीज या फर्टिलाइजर वाली दुकानें थी, इनको सीज किया ताकि वहां से सैंपलिंग की है, मगर अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट मंजरे हम पर नहीं आई है जिससे हम ये कह सकें कि इन लोगों की जाने जाने का कारण आखिर क्या रहा। मगर जिस तरह हम पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार मामला दोबारा उठा और उस मामले को हल करने के लिए जरूर दावे किए गए, मगर अभी तक बुरी तरह हम ये कह आ सकते क्या कारण है इन लोगों के जान जाने के, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 125 से ज्यादा दिन का अर्सा बीते हुआ 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। मगर उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि लास्ट में एक बार फिर जब दिल्ली एम्स की टीम आई, उन्होंने वहां से कुछ फिर मजीद सैंपल लिए, उन सैंपल लेने के बाद उनकी रिपोर्ट आई, और जिस तरह जराए ने हमें बताया था कि कोई सैंपल्स रिपोर्ट इनके पास जरूर पहुंची है या खबरें आई हैं जिसमें अलग अलग किस्म के पॉइजन के हवाले से जरूर बताया गया, मगर कौन पॉइजन कहाँ से आई पॉइजन ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया जी आपसे। अच्छा, आज के वक्त में ये जो पुलिस की टीम है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है? क्योंकि उनका तो मानना है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और वो जो गांव जहां घर सील किए गए, बाद में लोगों को वापस जाने की इजाज़त मिली, वो उन इलाकों से क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है? अगर कार्रवाई है तो वो कहाँ और किस एतबार से अब हो रही है? आप बिल्कुल, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात करें, क्योंकि इस पर फौरी एक सीट बनाई गई थी, और सीट के हाथ में जब कुछ नहीं लगा, तो उसके बाद जब ये पूरी चीजें देखने को मिली, उसके बाद इन लोगों को वापस अपने घरों के लिए रवाना कर दिया, और उसके बाद ये कहा गया कि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मगर लोगों को घर भेजने के बावजूद या वहाँ जो गांव के लोग हैं उनसे पूछताछ के बावजूद, क्योंकि लोगों की तरफ से भी ये जरूर यकीन दिलाया गया था कि उसमें पूरी तरह ताउन करेंगे, क्योंकि गांव के लोगों ने भी इसमें पूरी तरह ताउन किया। मगर जिस तरह सीट बनाई गई या सीट के बाद जो कमेटी बनाई गई, अभी लोगों को घर भेजा गया, इनके साथ इनको खाने पीने की अशिया भी इंतजामिया की तरफ से दी थी। मगर जिस तरह बड़ा सवाल आकर बिल वही बन के लास्ट पर खड़ा रहता है कि क्या कारण रही लोगों की जाने गई, ये आज तक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ। और मकामी लोग क्या बताते हैं जिन लोगों की वापसी हुई है? अब सब चीजें नॉर्मल है, मामूल के मुताबिक सरगर्मियां हो रही हैं? अच्छा, बिल्कुल, जब से इन लोगों को वापस अपने घरों को लिए रवाना किया गया, उसके बाद बिल्कुल चीजें मामूल पर लौट आई और जिंदगी मामूल पर लेट आई है। कोई ऐसी चीज भी निकल कर सामने नहीं आई जिसमें शक व शुबा किया जा सकते होंगे, उसके बावजूद बिल्कुल जिंदगी मामूल पर लौट आई है। मगर वो जो लाशें गिरी या जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्यों गंवाई, उनका इल्म अभी तक नहीं हो पाया, मगर ये है कि जिंदगी वापस जरूर पटरी पर लौट आई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। इंतज़ार और भी तवील हो रहा है, 125 दिन, लेकिन रिपोर्ट्स का अभी तक कोई अता पता नहीं। 11 रुकनी पैनल जो कि डीएसपी ऑपरेशन राजौरी की क़यादत में काम कर रहा था, मगर उनकी जानिब से फ़िलहाल इस पर यह कहा जा रहा है कि तहकीकात अभी जारी हैं, मगर
किस वजह से अमवात हुई हैं, 17 लोगों की जान कैसे गई, इसका पता कोई भी नहीं चल सका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, 9:30 बज रहे हैं। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल होंगी, दीगर कुछ खबरें भी। जम्मू सूबे के अंदर पुलिस हुकाम की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सरहदी इलाकों से भी कुछ खबरें आ रही हैं। दीगर कुछ मौज़ूआत भी, ब्रेक के उस पार हमारे साथ बने रहें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। सूबा जम्मू के अंदर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और बड़ी खबर इस वक्त बड़ी ब्राह्मणा के इलाके से, जहां पर बलूल खड्ड इलाके में गुज़श्ता दिनों पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी और इस दौरान उन पर हमला हुआ था। पुलिस एहलकारों पर हमले के बाद कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई है। फोर्सेस की इजाफी कुंभक इलाके में इस वक्त तैनात कर दी गई है और बलूल खड्ड इस इलाके में बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस ने इस हमले के बाद एक्शन तेज करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। खबरों के मुताबिक मकामी सतह पर बड़ी तादाद में लोग माजी करीब में पकड़े गए हैं, जिनसे मंशियात अवध जो अशिया हैं या चीज़ें वो बरामद की गई है। बड़ी ब्राह्मणा जम्मू के अंदर जो बलूल खड्ड का इलाका है, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार इस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने, जहां कुछ खवातीन भी इनमें शामिल हैं जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस की टीम सीआरपीएफ के साथ यहां पर पहुंची है और गुज़श्ता दिनों होने वाली कार्रवाई के दौरान काफ़ी माहौल ख़राब हुआ था, झड़पें हुई थी, लेकिन इसके बाद अब इतलात ये हैं कि मंशियात फरोशों या जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ पुलिस काफ़ी सख्त नज़र आ रही है, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी। सैकड़ों की तादाद में पुलिस के एहलकार इस वक्त बलूल खड्ड इलाके में तलाशी ऑपरेशन में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं और
यहाँ खबर ये भी है कि जो आसपास गुज्जर बस्ती है वहाँ कुछ मुअज़्ज़िज़ शहरियों से भी पूछताछ हो रही है। कुछ दिन पहले इस इलाके में नशा तस्करों ने पुलिस टीम पर हमला किया था और उसके बाद SHO बड़ी ब्राह्मणा समेत 4 पुलिस के जवान जो ज़ख्मी हुए थे, जिनकी कंफर्मेशन पुलिस ने भी की थी। पुलिस टीम पर हमले के बाद कई लोगों की तरफ से इस इलाके के अंदर कार्रवाई तेज़ हो, इसका मुतालबा किया था, मांग की थी और बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। कार्रवाई की मांग के बीच इस वक्त कार्रवाई बलोल खड्ड बड़ी ब्राह्मणा के इस इलाके में शुरू हो गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं, तस्वीरें साथ साथ आप देखिएगा। शिल्पा, क्या फर्दर डिटेल्स आपके पास हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? देखिए, बलोल खंड की बात करें तो ये वही इलाका है जहाँ पे इससे पहले जो है 4 जवान जो है वो वहाँ पर घायल हुए थे, यानी कि हमला जो है वो किया गया था, जिसमें से बड़ी ब्राह्मणा के SHO भी मौजूद थे। और आज सुबह सवेरे ही जो है वो पुलिस टीम वहाँ पर पहुंची है और अभी भी वहाँ पर वो तलाशी जो है वो ली जा रही है और साथ ही साथ कई लोगों को इसमें जो है वो हिरासत में जो है वो लिया गया है। देखिए, जिस प्रकार से नशा तस्करों की अगर मैं बात करूं तो ये एक गढ़ जो है वो वहां पर बना हुआ था। लगातार जो है वो आम जनता मांग कर रही थी कि यहाँ पर जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर जो है वो इस प्रकार के जो नशा तस्कर यहाँ पर बेच रहे हैं उन्हें जो है वो पकड़ा जाए और उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो आज सुबह सवेरे ही सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर जो है वो पुलिस वहाँ पर पहुंची है और जिस प्रकार से समय तलाशी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे पूरी तरीके से जो है वो सर्च किया जा रहा है और हर एक जिस प्रकार से घरों की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर जो है वो पूछताछ भी की जा रही है और जिस प्रकार से जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कई लोगों को फिलहाल जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। नशा तो शिल्पा, ये भी बताइएगा, क्या ये लोग जिन पर आज क्रैकडाउन किया गया, जिन पर ये कहा गया कि नशा तस्कर है, ये पहले ही आइडेंटिफाई किए गए थे कि कहाँ कहाँ पर हमने किस किस को लेना है अपने साथ? देखिए, जिस प्रकार से बीते समय की अगर मैं बात करूं तो जब हमला हुआ था पुलिस के जवानों पर, SHO पर और साथ ही साथ 3 और जवान पर जो है वो हमला हुआ था, तो उसके बाद से लगातार पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही थी, पुलिस अपना काम कर रही थी और कहीं ना कहीं पुलिस को ये जिस प्रकार से आपने कहा कि ये पहले से ही पता था, तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस को कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर मिली कि वहां पर नशा है, इनके गढ़ वहां पर बना हुआ है और किसके जरिए ये नशा वहां पर जो है वो बेचा जा रहा है, एक जानकारी वहां पर जो है वो प्राप्त होती है और आज सुबह सवेरे ही वहां पर जो है वो रेड डाली गई, पूरी तरीके से वहां पर जो है वो तलाशी ली गई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है इस आधार पर, इस आशंका पर कि वो लोग जो है। शिल्पा, क्या कोई नशीली अद्वियात मिली या सिर्फ नौजवानों की गिरफ्तारियां हुई है यहाँ से अभी तक? अब आप कीजिएगा, सवाल फिर से दोहराएं। क्या कोई नशीली चीजें भी वहां से मिली है जिसका इस्तेमाल वो करवा रहे थे लोगों को, या सिर्फ गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं? देखिए, फिलहाल हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है कुछ लोगों को जिन पे ये बयान की आशंका है, जिन पे ये बताया जा रहा है कि वो लोग नशा बेचते हैं या फिर नशा में जो है वो इन्वॉल्व है, नशा तस्कर जो बताए जा रही है। तो फिलहाल हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, लेकिन सुबह सवेरे ही ये रेड जो है वो देखने को। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, हमारे साथ रहने के लिए तफसीलात फराहम कर रही थी। शिल्पा शर्मा, जम्मू के अंदर इस वक्त कार्रवाई हो रही है, बड़ी ब्राह्मणा की तस्वीरें जो आपके सामने, और ये भी पता चलता है कि इन इलाकों के अंदर सूरत हाल इस वक्त की कैसी है। पुलिस ने माजी में भी यहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं, पिछले दिनों हमला हुआ तो शक व शुबहात मज़ीद गहरे हो गए कि शायद यहाँ पर वो लोग हो सकते हैं जो परेशानी का सबब असल में है। ऐसे तमाम लोगों को बेनकाब करने की कोशिश, इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है। आगे बढ़ते हैं, यात्रा के हवाले से भी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन बात अब ज़रा शोभा तवानाई के हवाले से या बिजली के हवाले से भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में रेवेन्यू जनरेशन जिसके मुख्तलिफ ज़राया हैं, हुकूमती इदारों या ज़िम्मेदारान के मुताबिक मुतअद्दिद ऐसे काम या मुख्तलिफ शोबे जो सरकारी ख़जाने को सालाना बहुत ज़्यादा या दुगना या चुगना फ़ायदा देते हैं। ऐसे में बिजली शोबे से जम्मू कश्मीर को बराह रास्त और सबसे ज़्यादा जिन महकमों ने या जहाँ से सबसे ज़्यादा आमदनी आई है, रेवेन्यू सबसे ज़्यादा ख़ित्ते ने जनरेट किया है, तो बिजली का शोबा या पावर सेक्टर भी उनमें से एक है। मौजूदा वक्त में तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी आदाद-ओ-शुमार को सही माना जाए तो गुज़श्ता 5 बरसों के दरमियान माजी के मुकाबले तकरीबन 35% से ज़्यादा की जो गुंजाइश है वो बढ़ाई गई है, कैपेसिटी में इजाफा हुआ है और 67% इजाफा हुआ है रेवेन्यू जनरेशन में बिजली के शोबे से। लेकिन अथॉरिटीज़ इस बात की तरफ भी इशारा कर रही हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ शोबा तवानाई जहां बहुत हद तक फ़ायदा दे रहा है, शमसी तवानाई पर, सोलर एनर्जी पर या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी गई है, लोगों की दिलचस्पी सबसे ज़्यादा इसमें देखी गई है। और गुज़श्ता 3 से 4 बरसों के दौरान हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात किए गए
तकरीबन इन 4 वर्षों के दौरान सालाना आमदनी में करीब 67% इजाफा हुआ, जो पिछले सालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा हुकूमत इस बात की तरफ भी इशारा कर रही है कि शमसी तवानाई भी एक मुतबादिल के तौर पर काम कर रही है, जिसमें शहरियों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। साल 2022-23 का जो सालाना आमदनी थी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसने 67% का इजाफा किया। हुकूमत के मुताबिक दूसरा बड़ा शोबा जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया खित्ते के लिए। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बताते हैं कि नवंबर 2024 तक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी या जो सलाहियत जम्मू कश्मीर की थी वो 32,762.49 मेगावाट थी, जो जिसमें हुकूमत के मुताबिक मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तरसीली लाइनों को भी बढ़ाया गया। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली पहुंची, जिनमें गांव देहात और अर्बन एरियाज़ के अलावा जो गांव देहात शामिल थे। और ये जो तकसीम का या जो कैपेसिटी या जो सलाहियत का बढ़ाने का हुकूमत के मुताबिक प्लान था, उसमें भी कामयाबी मिली। और 4 वर्षों का उसका नतीजा ये कि तकरीबन 5 वर्षों में 35% की में सलाहियत में इजाफा हुआ और इसके अलावा तकरीबन 70% को टच करता हुआ रेवेन्यू भी 4 वर्षों का बताता है कि इस शोबे ने खित्ते को दिया है, ये सरकारी खजाने को फ़ायदा पहुंचा है। चलिए जनाब, ये तो थी बात बिजली महकमे की, जहां पर कारकर्दगी बेहतर है, रेवेन्यू बढ़ा है, टी एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी थोड़े से कम हुए। लेकिन शमसी तवन्नाई पर सबसे ज़्यादा फोकस है, उस पर कितना काम किया गया है डिटेल के साथ आसिफ रशीद ने आपके सामने बात जो है वो रख ली है। लेकिन ज़रा बात और एक अहम मुद्दे की करते हैं और बात करते हैं उस सालाना यात्रा की जिसको लेकर तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल पहले ही दे दी गई थी और कल से काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा बापत साल 2025 के हवाले से कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा साल 2025 के हवाले से यात्रा रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हो गया है और मुल्क भर के अंदर तकरीबन 540 बैंक ब्रांच ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन की जाएगी और कल से बाज़ाब्ता तौर पर इस रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है और 3 जुलाई को सालाना अमरनाथ का आगाज किया जाएगा। और ये इत्तलात और ख़बर भी सामने आ रही है कि हर दिन तकरीबन 15,000 के करीब यात्री जो है वो यात्रा भवन के से यात्रा के लिए निकलेंगे, यानी हर दिन 15,000 के करीब यात्री निकलेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID कार्ड्स को मैंडेटरी लाजमी करार दिया गया है तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए, तमाम उन भक्तों के लिए जो माता के लिए आएंगे, जो यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए जो है वो आ रहे हैं। 540 बैंक ब्रांच जो है उनमें पंजाब नेशनल बैंक 316 ब्रांच है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच हैं, येस बैंक के 37 ब्रांच हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी 97 ब्रांच जो है वो डेजिग्नेट किए गए हैं जी, वो यहाँ पर अपना यहाँ पर जाकर जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर JKSASB.nic.in पर लॉग इन करने की बात जो है वो सामने रखी है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने ये साफ कर दिया है कि कंपलसरी है जी हेल्थ सर्टिफिकेट जो मेडिकल अथोराइज मेडिकल अफसर होगा उसकी तरफ से, और ये जो यात्रा है इसके सिलसिले में डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त भी जारी कर दी है। रजिस्ट्रेशन शुरू जनाब 15 अप्रैल सन 2025 से और यात्रा जो है ड्यूरेशन 3 जुलाई 2025 से 9 अगस्त सन 2025 के दरमियान यात्रा चलेगी। रूट जो है वो जो यात्री के लिए है वो 2 ही रूट्स हैं। एक पहलगाम वाला रूट है जो 48 किलोमीटर का है, अनंतनाग ज़िले से होते हुए रिवायती रोड पर ये चलता है, और दूसरा है बालतल रूट जो 14 किलोमीटर है गांधरबल से होते हुए, जिसे सबसे छोटा रास्ता जो है वो माना जा रहा है। जितने भी यात्री आएंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मुकम्मल होगी तो हर दिन तकरीबन 15,000 यात्री आएंगे और 7,500 हर रूट पर ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जाएं, चाहे वो ट्रैकिंग के ज़रिए से जाएं। इस ज़िमन में भी तैयारियां कर ली गई है। एलिजिबिलिटी इस यात्रा के हवाले से 13 साल से 17 साल यानी आपकी उम्र 13 साल से 17 साल के दरमियान होनी चाहिए, तब जाकर आप यात्रा कर सकते हैं। और इस बीच हामला ख़वातीन के लिए भी ये लाजमन है कि वो यात्रा के लिए ना आए, अगर आए तो पहले डॉक्टर की सलाह लें और वो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रखें। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंपलसरी है हेल्थ सर्टिफिकेट,
सर्टिफिकेट जो 5 अप्रैल सन 2025 को इशू किया गया होगा, और इशू करने वाले लोग भी वैलिड पर्सन होने चाहिए। उसके साथ साथ आईडी प्रूफ चाहिए, आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी का, जो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इंतहाई ज़रूरी पड़ा है। तो ये थी बात जनाब यात्रा के हवाले से, लेकिन आपकी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला भी आगे लेना है। फटाफट से आप कॉल्स करना शुरू करेंगे, लेकिन जब तक आपकी कॉल हमारे स्टूडियो तक आती है तब तक ज़रा आपको एक और हुक्मनामे से भी रूबरू करवाते हैं। और ये हुक्मनामा शहर श्रीनगर के उन नौजवानों के लिए है, उन बुजुर्गों के लिए है जो बादमवारी में सुबह सुबह सैर व तफरी के लिए जाते थे। बादमवारी जो वाहिद सयाहती मकाम इस वक्त श्रीनगर शहर के अंदर बना हुआ है, लेकिन नौजवान वहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। इतलात और ख़बर ये है कि बादमवारी के अंदर रेस्ट्रिक्शंस नाफिज कर दी गई है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, और आज सुबह दरवाजे बंद कर दिए गए थे और ये साफ कर दिया गया था कि बादमवारी के अंदर अगर आपने मॉर्निंग वॉक के लिए आना है, अगर आपने एक्सरसाइज के लिए आना, तो ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। और इस फॉर्म के लिए आपको 50 रुपये से 200 रुपया जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए भरना होगा। और उसी तरीके से जो पार्क किए गए वहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, उन्हें भी कल हटाने की बात कही गई, तो आज भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं मिली है। इरफान फाजिल मजीद इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इरफान, गुज़श्ता दिनों हमने देखा था कि वज़ीर आला साहब वहाँ पहुँचे, ब्लूम फेस्टिवल का इफ्तिताह हुआ, और अब खबर ये है कि सुबह जो लोग जाते हैं यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, उन्हें ये साफ कर दिया गया कि जनाब पैसे दो तब जाकर आप अंदर आ सकते हैं। जहां तक बादमवारी का ताल्लुक है, आज से बादमवारी के दरवाजे जो है वो बंद हो गए हैं। यानी जिस तरीके से हमने देखा कि आलमंड ब्लॉसम्स का जो चार्म था वो अब खत्म हो गया, मगर उसके बाद अब जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जो सबमिशन फॉर्म जो बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया है, अगर कोई बादमवारी की सैर करना चाहता है तो वो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक में जी हाँ आ सकता है, मगर उसके लिए अब जी हाँ रोकड़ा यानी पैसा देना होगा। 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक जो है इसका फीस जो है वो तय की गई है। अगर और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले, पार्किंग डिसअलाउड यानी नॉन लोकल्स के लिए खासतौर पर जो पार्किंग है वो अब डिसअलाउड कर दिया गया है। मगर इस भी सवाल बनता है, जब आप पैसा भी लेते हैं पार्किंग मेंटेनेंस को लेकर, लास्ट टाइम भी हमने देखा एक साइड से आप जी हाँ शगुफ्तों की खूबसूरती दिखाते हैं, मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो खस्त हालत में कई चीजें वहां पर है। यानी हमने कुछ वहाँ के बागात के जो खास तौर पे जो वहाँ पे गार्डनर्स हैं या जो लोग वहाँ काम करते हैं, उनकी खास तौर पर अपील ये है वॉशरूम्स को लेकर या जो कूड़ा कचरा जो वहाँ फेंका जाता है, जो गंदगी वहाँ दिखाई देती है, उस पर तवज्जो फरमाई जाए। अगर आप खूबसूरती की बात करते हैं बादमवारी को लेकर, इसका इम्पैक्ट और इम्प्रेशन जो है टूरिस्ट को लेकर एक डिफरेंस आ पड़ता है। हमने देखा जश्न भी मनाया गया, लोग वहाँ गए भी, सेलिब्रेशंस भी हुई, मगर अपार्ट फ्रॉम दैट जबकि अब आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को लेकर बात करें और पैसा भी मांग रहे हैं, तो यानी ये सिर्फ वॉक के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें पे करना होगा। रेस्ट अगर बादमवारी के आसपास जो लोग रह रहे हैं, अगर वो शाम को जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, उन्हें टिकट पे करना है या वो फ्री कर दिया, अभी कोई टिकट नहीं है? देखिए टिकट वगैरह तो नहीं है, मैं ये कहूंगा कि वहाँ पेमेंट देनी है। यानी अगर अलाउंस सिर्फ खाली मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को लेकर है, बाकी जिस तरीके से बादमवारी में लोग जाते थे उसके दरवाजे बंद हो गए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जब शगुफे वहाँ नहीं है, हाँ अगर आप वॉक के लिए वहां जाना चाहते हैं सुबह शाम तो बाज़ाब्ता आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए 50 से लेकर 200 रुपए पे करने होंगे। ये डेली बेसिस पे या एक बार भरे तो उसके बाद 15-20 दिन के लिए जा सकते हैं, या डेली बेसिस पे फॉर्म भरना है और अलग अलग फीस हर दिन की? देखिए ये मंथली बेसिस पे रहेगा और मंथली बेसिस पे फिर आप इसको कितना एक्सटेंशन पे ले जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर फिलहाल ये बताया जरूर जा रहा है कि 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक पे करना होगा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, तफसीलात फराहम कर रहे थे श्रीनगर से। कॉलर्स की तरफ चलेंगे, आप लोगों की कॉल्स सुनेंगे, आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। एक एक करके चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और अगर एक नहीं तो दूसरे नंबर पर आपके पास कॉलिंग का ऑप्शन है, फ़ौरन से हमें ज्वाइन करें और अपनी बात रखिएगा। जहां से भी आप कॉल करेंगे टीवी की आवाज़ बंद करें, 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश करें। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब तुझ ठीक से अच्छा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बुझु जनाब आबिद कुरैशी वंदाहमा गांधरबल का। जी आबिद साहब। सर जी आपसे एक गिला है, आपने बोला था मैं यहाँ पर एक हम गुलिस्तान न्यूज आपने जम्मू में एक कंक्लूड किया था, हम आपने फिर बोला था हम श्रीनगर में भी करेंगे, लेकिन आज तक हम वेट ही करते रहे।
नहीं इंशाल्लाह वो ज़रूर होगा। कुछ तकनीकी वजूहात, जिन मेहमानों को हम बुलाना चाहते थे वो कहीं बिजी लगे और रिशेड्यूल सब कुछ करना पड़ा, उस वजह से थोड़ा सा ताख़ीर हो रहा है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह मई के पहले हफ्ते में ये तय होगा श्रीनगर में, और आप ज़रूर हमारे साथ वहाँ पर आएंगे। जी, दूसरी बात अर्ज ये है कि आपकी वसादत से हम सकीना जी हेल्थ मिनिस्टर को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उसने यहाँ पर हमको एक सेंटर दिलाया इमरजेंसी बेसिस पे। उमर साहब का भी आप बहुत शुक्रगुजार है, और क्योंकि जरूरत बेसिस पर मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे उन लोगों ने वदामा के लोगों को एक आयुष सेंटर दिलाया। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल और आपके फीडबैक के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो हेलो हेलो, नाम बताइएगा कहाँ से? हेलो, हाँ जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। आसिफ भाई जी जावेद साहब, जनाब मेरी आज एक ही रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज फील्ड। या तो इंडस्ट्री खबर साहब आप जरा गौर से सुनिए। ये सोपोर में इंडस्ट्रियल एस्टेट इन्होंने बनाया तो वो कोर्ट के हवाले चला गया और परेशान लोगों को किया। अब दूसरा एस्टेट हमारा था पटन में, अब कल से उसको भी सुनने में आया है कि वो जी कोई गाशराई है वहां पे एस्टेट नहीं बनेगा। हमारी एक ही रिक्वेस्ट है इंडस्ट्री मिनिस्टर से भी और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सन ऑफ द सॉइल है, जरा मेहरबानी करके इन डीसी हजरातों से आप पूछिए कि जब आप इंडस्ट्री के नाम पे वक्फ कोई जमीन करते हो, या तो इनको लोग दरबदर करने, सीधे बताइए ना। हमें यूथ को दरबदर करना, हमें यूथ को ड्रग्स की तरफ लेना, हमें जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको दरबदर करना है। या तो डीसी हजरात से ये पूछे कि आप जो लैंड इंडस्ट्रियल बैंक पे डालते हो, क्या ये देखते हो ये मौफिज है इंडस्ट्री के हवाले? मेहरबानी करके खुदारा और जरा हमारा इंडस्ट्री मिनिस्टर को ये बताइए, क्योंकि हमें 6 महीने हो गए इंडस्ट्री मिनिस्टर को खत लिखते हुए ऑन जॉब एफसीआई के, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे उसने पहली मीटिंग में हमें बताया था कि आप खुशकिस्मत हो कि हमने आपको इंडस्ट्री मिनिस्टर दे दिया और जो डिप्टी सीएम है, लेकिन वो तो हमें मिलता ही नहीं है गवर्नर साहब। चलिए बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। दो मामले बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो इंडस्ट्री वाला मामला कश्मीर में पेचीदा हो रहा है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपने लैंड एक्वायर की और बाद में पता लगा लिटिगेशन हो गई। अब पटन वाले मामले में भी इसी तरीके की खबर आ रही है। तो ज़रूर मसला है, एक तरफ से सरमायाकारी की बातें हो रही है और दूसरी तरफ से सरमायाकारी करनी कहाँ पर है वो ज़मीन अभी तक भी हमवार नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका ऑडियो बहुत कम मेरे पास आ रहा है। आप दोबारा से कोशिश करें कॉल करने की, दोबारा से हम आपको लेंगे, लेकिन माफ़ी के साथ आपकी कॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा जी। नेक्स्ट एक और कॉलर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब इस्लामाबाद से शाह साहब अर्ज कर रहा हूँ। जी शाह साहब बताएं। जनाब गवर्नर साहब, मैंने आपको भी पहले बहुत बार इन्फॉर्म किया था कि आपका जो ये इमला है ना बहुत गलत होता है, तो बलाई मेहरबानी इसकी तरफ ध्यान देके इसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। हम आपकी ये जो स्क्रीन होता है टीवी का, हम इस पर आपकी सिर्फ न्यूज़ नहीं सुनते हैं, हम उर्दू भी इसमें सीखते हैं। तो गलतियां होती रहती हैं, लेकिन इसको प्लीज़ आप करेक्ट करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर, आपसे वादा कि मैं लगातार इस पर नज़र रख रहा हूँ, लेकिन आपने दोबारा दिया है तो मैंने लास्ट टाइम भी जब आपसे वादा किया था तो तुरंत हमने कुछ चीज़ें दुरुस्त भी करवा दी थी, और कोशिश करूँगा कि आइंदा इस तरीके की शिकायत आपको ना मिले। एक और कॉलर है। हेलो जी, नाम बताइएगा कहाँ से? हेलो, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो चलिए, मजीद कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तब तक आप तक जरा चलिए कॉलर्स मजीद कॉलर्स ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गौर साहब आप ठीक हैं? अल्लाह का एहसान हुजूर। सर मैं यहाँ काकसराय से, सर ये जो स्मार्ट सिटी वाले हैं इन्होंने अभी हमारी शॉप्स के सामने वो फुटपाथ 4 साल पहले बना हुआ है, तो वो कल से आगे वहाँ पार्किंग लेने। हमने उन्हें बोला कि आप पहले ये हमारा पाथ बनाओ, ये ड्रेन वेन बनाओ, फिर अगर आप लोगे भी जेन्युइन है। लेकिन वो ऐसे आके वहाँ पे वो बोर्ड दो चिपका दिए बिजली के खंभों पे, तो ये दे दो जी पार्किंग इधर गाड़ियों का, जबकि वहाँ पे अभी कुछ काम, वहाँ पे पुराना ही वो फुटपाथ जो बना है 4-5 साल पुराना है।
नया बना नहीं, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी में बनाया गया वैसा नहीं बना। ना 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 सर, वो पुराने टाइल, वो कछुआ टाइल, वो पुराने, वही, नया कुछ भी नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, नेटवर्किंग जोन में बहुत कहीं गड़बड़ है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ। हेलो, कौन साहब कहां से? हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हम बरछा नगर, नटीपुरा बरछा नगर से बोल रहे हैं जी। बताएं। हमें बताना था, यहाँ का जो पानी है ना, नल का पानी, ये बहुत गंदा है, इसका प्लीज कुछ कार्रवाई। यानी जो टैप वाटर आपके पास आता है सरकारी नलके से? जी जी जी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बरछा नगर बिल्कुल आपके श्रीनगर शहर के आसपास है और यहाँ की सूरत हाल शिकायत ये है कि जनाब पानी साफ सुथरा नहीं आ रहा। लास्ट 2 कॉल्स लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर गवर साहब, ये मैं कल मिनिस्टर कंसर्न सकीना यतू ने भी रिगार्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में बोला था, जो ATD, उसमें उन्होंने मतलब कितनी बार हर CO से ये ले लिया कि कहाँ जगह है कहाँ नहीं है, किसको ज्यादा टाइम हो गया जी। तो लेकिन इसके बावजूद भी डायरेक्टर साहब को पता नहीं क्या प्रेशर है क्या नहीं है, लेकिन वो ऑर्डर नहीं निकालते हैं टीचर्स और मास्टर्स का। मतलब ये प्रमोशन वाले मामले में है? नो 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 नो, जो जनरल जो ATD पे इनको मतलब जुलाई से वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं 1 हफ्ते के बाद निकालेंगे। आधों को 12-12 साल हो गए हैं किसी जगह, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। 10 साल 15 साल हो गए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब को कौन सा प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है, क्यों नहीं कर रहे हैं ये, जब तक नहीं ये कुछ गड़बड़ है। चलिए बहुत शुक्रिया जी। लास्ट कॉल ले दीजिए प्रोग्राम की जरूरत। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं हवा का नई सड़क से बोल रही हूँ। जी बताएं मैम। जी गवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत खराब हो चुका है। हमें मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को स्कूल जाने में। और दूसरी बात, हमें लगता है कि रेजिडेंशियल कम और कमर्शियल ज्यादा हुआ। यहाँ पे मतलब टूरिस्ट को भी कुत्तों ने काटा। अब आप बोलोगे कि ये रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है कि कुत्तों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम बच्चों को शाम ट्यूशन के लिए ले जाते हैं खुद, वापस भी लाते हैं खुद। बराई मेहरबानी, बिकॉज वी आर इंडियन, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीरी हैं, प्लीज हमें कुछ कीजिए। आपने भी अपने वतन के लिए बहुत कुछ दिया है। चलिए बहुत शुक्रिया बहन कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जी, ये जो आवारा कुत्ते हैं हर जगह, और अब ये चलना फिरना बहुत मुश्किल है। पूरे शहर के अंदर सूरत हाल यही है। गांव देहात से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, और जो एक मैकेनिज़्म माजी में हुआ करता था वो मैकेनिज़्म टोटली फेल है। डिस्पाइट द बड़े दावे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, म्यूनसिपल कमेटियाँ वो लगातार ये बता रही है कि जी हम इसका एक सद्भाव ढूंढ रहे हैं, लेकिन सद्भाव कहीं पर भी नज़र नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आज प्रोग्राम सलाम JK में, इस उम्मीद के साथ कि आप बने रहेंगे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमारे साथ बस इतना ही। एक छोटा सा वक्फा होगा, तिजारती वक्फे के फ़ौरन बाद हाजिर होंगे एक और हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा लेकर।